आज हम लोग एक्ट का एक दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक ना। 1813 का एक्ट ये हो गया। 1813 का एक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अब पहले ही बता चुके थे कि जितने भी आज हम लोग एक्ट पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जितने भी एक्ट हैं हम लोग पढ़ने को उसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे, बोले ही है। पहला क्यों लाया गया, दूसरा उसमें क्या प्रोविज़न था, और तीसरा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ये मेंस के व्यू से ज़्यादा बेहतर है इम्पैक्ट वाला, पीटी के व्यू से ये 2 ज़्यादा है, ठीक। तो देखो, सबसे पहले 1813 को एक्ट लाने के भी पीछे मुख्य कारण थे। मुख्य कारण ये था, इसका मेन कारण था, सबसे पहला जो मेन कारण था उसका था कि नेपोलियन का नाम सब सुना होगा। नेपोलियन ने यूरोप में कॉन्टिनेंटल थ्योरी लागू किया था। कॉन्टिनेंटल थ्योरी, जिसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत, ये सिद्धांत नेपोलियन लागू किया था, ठीक है। क्या था तो देखो, सिंपल में समझना। सब यूरोपियन है ये देश, ये ब्रिटेन है, यहाँ फ्रांस है। फ्रांस में जब नेपोलियन शासक बना, उसका बहुत सारा इतिहास है फ्रांस की क्रांति में, नेपोलियन का। फ्रांस जब शासक बना तो उसने राजनीतिक रूप से स्थलीय रूप से यूरोप के सभी राष्ट्रों को लगभग अपने अंडर कर लिया, राजनीतिक रूप से, यानी उसको युद्ध करके हरा दिया और अपने अधीन कर लिया, यानी अपना साम्राज्य कायम कर लिया, यानी अपने लोगों को वहाँ पर नियुक्त कर दिया। लेकिन ब्रिटेन जो था वो चारों से समुद्री बेड़ा घेरे होने, समुद्र से घिरे होने के कारण नेपोलियन उसको पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया। तो कब्जा नहीं कर पाया तो नेपोलियन किसको राजनीतिक रूप से कब्जा नहीं कर पाया, ब्रिटेन को, ठीक ना। तो जब कब्जा नहीं कर पाया ब्रिटेन को नेपोलियन, तो हुआ क्या कि इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि जितने भी ब्रिटेन फ्रांस जितने भी अपने जीते गए 2 प्रांत थे, जीते गए देश थे, उन सबको बोल दिया कोई भी ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। इसी को कहते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत। अभी हम सिंपल भाषा में समझा दे रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा ये प्रोसेस है। वर्ल्ड हिस्ट्री में महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ना होता है, कॉन्टिनेंटल थ्योरी। इस सिद्धांत का संबंध आर्थिक से था, यानी अंग्रेज को जब फ्रांसीसी जब ब्रिटेन को राजनीतिक रूप से यानी स्थलीय रूप से नहीं हरा पाए, क्यों नहीं हरा पाए थे कि 4 वर्ष से समुद्र से घिरा हुआ था, ठीक ना। जब नहीं हरा पाए तो क्या किए उन्होंने, क्या करा, इस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। इसी को कहते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत। आर्थिक प्रतिबंध जब लगा दिया तो यहाँ के जो व्यापारी थे, कहाँ के, इंग्लैंड के व्यापारी नाखुश होंगे, क्योंकि अब इंग्लैंड से यूरोप का कोई देश व्यापार नहीं कर सकता था। इसी यूरोप के से व्यापार न होने के कारण इंग्लैंड के व्यापारी क्या हो गए, परेशान हो गए। परेशान होने के बाद उन्होंने क्या देखा कि उनका जहाँ जहाँ विश्व में व्यापार हो रहा था यूरोप के अलावा, जैसे एशिया में, खासकर ये भारत में, उन्होंने भारत की ओर अपना रुख किया ताकि अपने माल को बेचा जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 1813 का एक्ट लाया, यानी नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल थ्योरी से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी। उसी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिए, यानी व्यापार को मजबूती देने के लिए उन्होंने इंडिया जैसे देशों की ओर रुख किया। और इंडिया में बिना आप कानून सम्मत कोई काम कर नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक्ट में क्या किया, संशोधन किया और 1813 का एक्ट लाया। इसीलिए 1813 का एक्ट का संबंध किससे है, तो नेपोलियन की कॉन्टिनेंटल थ्योरी से है। कॉन्टिनेंटल थ्योरी में किसको नुकसान हो रहा था, अंग्रेज को। इसलिए उन्होंने भारत में एक रूल बनाया। रूल क्या बनाया, तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो व्यापार करते थे, जिनका यहाँ पर एक व्यापारिक एक अधिकार था, उसको वो अगर कम नहीं करते तो फिर भारत में कैसे इंग्लैंड के लोग यहाँ व्यापार करने आते। इंग्लैंड का व्यापार होता, कैसे आबाद गति से यहाँ व्यापार होता, ठीक ना। सिर्फ यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था, इसीलिए एक अधिकार टूटता तभी ना इंग्लैंड के हर तरह के व्यापारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी से नहीं जुड़े थे, उनका भी यहाँ व्यापार होता। इसी मकसद से क्या किया उन्होंने, 1813 का एक्ट लाया। इस एक्ट में पहला प्रावधान क्या लाया, उसको देख लो बढ़िया सब लोग। तो पहला प्रावधान लाया कि भारत में, इसीलिए देखो लिखो, भारत में व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, ठीक ना। यहाँ पर चाय लिखा गया है, चीनी लिखा गया है,
चाय होगा, ठीक ठीक ना, चीनी लिखा गया गलती से, चाय होगा। इसीलिए लोग क्या किया भारत में, क्या किया, इसीलिए लोग भारत में क्या किया, देखा कि चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़कर, माने चीन और, जैसे ये इंडिया का नक्शा है तो यहाँ पर चीन से चाय का व्यापार होता है, चीन के साथ चाय का व्यापार होता है। तो चीन से चाय के व्यापार को छोड़कर, एक अधिकार को छोड़कर सभी वस्तुओं पर एक अधिकार को छीन लिया गया। मतलब कहा गया कि जो और भी सारे अधिकार थे इस पर व्यापार करने के ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके एक अधिकार को छीन लिया गया। और छीनने के बाद, छीनने का यानी पूर्ण रूप से पूछ देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार भारत पर पूर्ण रूप से समाप्त किया गया कि आंशिक रूप से, बोलना आंशिक रूप से, यानी एक अधिकार अभी भी बना रहा, लेकिन किस पर, चीन के साथ और चाय पर, ठीक है, यहाँ चीनी लिखा गया, चीन के साथ और किस पर, चाय पर, ठीक ना। देखो अब होता है भारत में व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार किस एक्ट के तहत, 1800, लेकिन अभी भी चीन के साथ और चाय का व्यापार अभी भी क्या रहा है, चलता रहा। और ये भी व्यापार कब ख़त्म कर दिया गया, 1833 के एक्ट में। इन चीन और चाय के साथ व्यापार कब ख़त्म कर देगा पूर्णतः, तो व्यापारिक एक अधिकार पहली बार कब समाप्त किया गया, 1813 में। पूर्णतः समाप्त कब किया गया, तो बोलना क्या, 1833 में, ठीक ना। और इसी समय से ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले व्यापार बताए होंगे पहले क्लास में, व्यापारिक प्लस प्रशासनिक थी, अब केवल प्रशासनिक रह गई, व्यापारिक क्या हो गया, खत्म हो गया। पिछले क्लास का वीडियो देख लेना। दूसरा, तो पहला परिवर्तन ये किया गया, ये क्यों किया गया, नेपोलियन की महाद्वीपीय सिद्धांत से प्रभावित होकर। दूसरा क्या किया गया, देखा कि इसी समय क्या हुआ, इसी में देखा गया कि एक और चीज़ देखा गया कि जो ब्रिटेन में ईसाई मिशनरी थे, उनकी भी महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि भारत में ईसाई धर्म का प्रसार हो। यानी अब लोग धीरे धीरे धार्मिक की ओर आ गए, ईसाई धर्म का भारत में क्या हो, प्रसार हो। इसी धर्म को प्रसार का भी दबाव पड़ने लगा अंग्रेज़ों पर, वहाँ की ब्रिटिश संसद पर दबाव पड़ने लगा। उसी दबाव के आगे उन्होंने इस एक्ट में एक और नियम जोड़ा कि भारतीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरी क्या करेंगे, ईसाई मिशनरी आएंगे, यानी बिशप की नियुक्ति होगी, पादरी की नियुक्ति होगी, और ये दोनों मिलकर ईसाई मिशनरी खोलेंगे और यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, ताकि भारत में ईसाई धर्म को बढ़ाया जा सके और अपना हित साधा जा सके। भविष्य में ईसाई धर्म बढ़ेगा तो हमारा वो सपोर्टिंग करेगा आंदोलन में, ठीक ना। दूसरा क्या हुआ, इसी में क्या गया कि अब क्या हो गया कि नेक्स्ट आ गया कि उन्होंने सिर्फ एक अधिकार ही ख़त्म नहीं किया, ईसाई मिशनरी का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने भारतीय की संस्कृति पर भी अपना नियंत्रण करने का प्रयास किया। उन्होंने भारत की अपनी क्या पर, भारत की संस्कृति पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया। और यानी नियंत्रण मतलब हो गया पश्चिमी संस्कृति को यहाँ पर बढ़ावा देना। इसी के लिए उन्होंने इंग्लिश शिक्षा पर बल दिया, और इंग्लिश शिक्षा पर बल देने की 1 लाख वार्षिक खर्च की बात की कि हम हर साल इंग्लिश शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख वार्षिक, इसी का देखना शिक्षा नीति जब पढ़ोगे अंग्रेज़ों का तो उसमें काफ़ी इसका विरोध हुआ है, तो समय समय पर नीति में उन्होंने बदलाव लाया है। 1 लाख शिक्षा खर्च कौन करेगा, ब्रिटिश संसद करेगी यहाँ पर। इसको हम लोग DPS से समझ सकते हैं, पॉलिटी का। DPS मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो राज्य सरकार को यह अनुमति देता है, सरकार राज्य को अनुमति देता है कि आप अपने देश के लोगों की भलाई के लिए कुछ काम कीजिए। तो शिक्षा पर भलाई के लिए, यानी एक तरह से बाद का जो DPS हम लोग देखते हैं पॉलिटी में, वो एक तरह से DPS को संकेत करता है कि हाँ भारत अब अंग्रेज भारत में सांस्कृतिक विकास के लिए भी बल दे रहे हैं। तो DPS का काम क्या, राज्य सरकार करे। राज्य जब लोगों के कल्याण के लिए कोई काम करे तो भी कल्याणकारी जो था, शिक्षा का विकास होता। लेकिन इससे क्या पता है कि इस भारत में अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ताकि अंग्रेजी लोग सीख जाएंगे तो उनके कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, उनके व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसी पर्पज़ से शिक्षा पर काफ़ी बल दे रहे थे, ठीक ना। ये 3 इम्पोर्टेंट है इसी है। तो पूछ देगा 1813 का एक्ट आने के पीछे क्या उद्देश्य था, कॉन्टिनेंटल थ्योरी। इसमें व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः खत्म कर दिया गया कि आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं। पूर्णतः कब, क्यों नहीं, तो चीन और चाय के साथ व्यापार क्या हुआ,
अभी भी बना रहा। कब पूरा ख़त्म कर देगा? 1833 के एक्ट के बाद। तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि अब तक लोग व्यापारिक और प्रशासनिक भी थे, जो पहले क्लास में बता चुके हैं। अब लोग केवल क्या हो गया, प्रशासनिक, व्यापारिक अधिकार उनका ख़त्म हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है ना। भारतीय क्षेत्र में उन्होंने क्या भेजा? ईसाई मिशनरी। ये सब दबाव बन रहा था ब्रिटेन में कि इन चीज़ों को भारत में लागू किया जाए ताकि हमारी स्थिति और मजबूत हो, ठीक ना। अब इसी में क्या हो गया कि एक और चीज़ बना, जैसे भारत में जो भी कानून बनेगा, इससे क्या पता चलता है कि अब अंग्रेज ब्रिटिश संसद भारत के आंतरिक मामलों में, यानी प्रशासनिक मामलों में अपना पूरा हस्तक्षेप करना शुरू कर दी। एक क्या रूल और बना कि भारत में जो भी कानून बनेगा उसकी अनुमति ब्रिटिश संसद से लेना आवश्यक है, तभी वो भारत में कानून बन सकता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि भारतीय कानून को ब्रिटिश संसद के अधीन लाने का प्रयास किया गया। यानी भारत की जो कानून व्यवस्था वो भारत के अनुसार न चलकर किसके अनुसार चले? ब्रिटिश संसद के अनुसार चले। ये सब ध्यान रखना, ठीक ना। अब आता नेक्स्ट 1813 के बाद 1833 आया। इसको भी पढ़ेंगे कि भी कैसे बना, क्यों बना ये। तो देखो, तो पहले पढ़ेंगे कि यह क्यों लाया गया, कौन? (1833) एक्ट क्यों लाया गया, ठीक है। तो इसके लाने के पीछे भी कारण थे, मुख्य रूप से 2-3 कारण थे। पहले देखो, पहला कारण था कि जो ब्रिटेन का व्यापारी था, जो ब्रिटेन का व्यापारी सब था, वो दबाव बनाए हुआ था भारत पर, वो दबाव बनाया था ब्रिटिश संसद पर। दूसरा, क्राउन का हस्तक्षेप बढ़ रहा था। क्राउन मतलब वहाँ का सम्राट है, वो चाहते थे कि हस्तक्षेप अपना और बढ़ाएं और पूरी सत्ता को केंद्रीकरण कर दें। भारत में जो सत्ता को केंद्रीकरण कर दें। केंद्रीकरण इसलिए करें क्योंकि अब देख रहे थे कि भारत में अंग्रेज़ों का जो प्रभुत्व था वो दिन पर दिन बढ़ रहा था, तो वहाँ पर भी कलकत्ता की नीतियों को लागू किया जाना था। इसको केंद्रीकरण बोलेंगे, ठीक ना। क्राउन का हस्तांतरण दबाव क्यों आ रहा था? क्राउन चाह रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा करके अपना खुद का अधिकार क्या कर ले, हम जमा ले। समझा? क्राउन क्या चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को क्या करके हटा करके खुद अपना वहाँ पर क्या कर ले, अधिकार जमा ले, ताकि अपने अनुसार हम यहाँ की नीति को बना सके। तो किसको सत्ता प्यारी नहीं है? सबको सत्ता प्यारी है। तो क्राउन अपना सत्ता को हस्तांतरण का दबाव बना रहा था कि यही मौका धीरे धीरे हस्तक्षेप कर करके भारत के कानून व्यवस्था में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह खुद का सत्ता स्थापित कर ले। दूसरा, जो ब्रिटेन के व्यापारी थे, उन्होंने कहा कि चीन और चाय के साथ भी हमारा व्यापारिक अधिकार पूरा खत्म होना चाहिए, ताकि ब्रिटेन के व्यापारी को दबाव कम किया सके। और ब्रिटेन के व्यापारी दबाव बना रहे थे कि चीन और चाय पर जो व्यापार हो रहा है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए। उन क्षेत्रों में भी हम लोग का अधिकार होना चाहिए व्यापार करने का, न कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसी परिप्रेक्ष्य में 1833 को लाया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में देख समझो, पहला ब्रिटिश वाला देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया। जो बचा था वो भी क्या हो गया, समाप्त कर देगा पूर्णतः। अब वो पूर्णतः कैसा काम करेगी? राजनीतिक कार्य। तो कब जा कर के चीन और चाय पर भी? तो 1833 में, ठीक ना। क्यों? तो विदेशियों, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे उनका दबाव आ रहा था कि चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एक अधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का बना हुआ है उसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा देखा है कि क्राउन्स का दबाव और बढ़ता गया। दबाव बढ़ाने के लिए क्या किया, क्यों बढ़ा? तो बंगाल का गवर्नर अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। इसको तो पढ़ना ही होगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बेंटिक। तो इसका पहला बना भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? सब हम पढ़ा देंगे फिर क्लास में कभी एक बार बना, ठीक। क्योंकि एक चीज़ को जो जहाँ जहाँ संभव उसको बताया जा रहा है, ठीक ना। अब देखो, अब कहता है कि जब बंगाल का गवर्नर, जब भारत का गवर्नर बन गया तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया, दायरा बढ़ गया। जब दायरा बढ़ा तो कहा कि यहाँ के भी कानून को अपने अनुसार बनाने का महत्व दिया जाए। तो जब यहाँ के कानून को भी अन्य क्षेत्रों के कानून, जैसे मद्रास और बम्बई का पहले हुआ था, अब पंजाब प्रेसिडेंसी का भी कानून अगर किसके अधीन हो जाएगा, कलकत्ता का अधीन, तो उसके अधिकार क्षेत्र में क्या आ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और केंद्रीकरण को और क्या मिलेगा, इन पूरा भारत अब केंद्रीकरण की ओर अग्रसर हो गया। क्यों? क्योंकि अब सभी जगह का कानून कहाँ से बनेगा, कलकत्ता से बनेगा, ठीक ना।
यही चीज़ था। तो ये क्राउन की हस्तांतरण को और क्या करने के लिए, हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए, ठीक ना। अब इसी में क्या हुआ, एक चीज़ और देखो, ये गवर्नर है, ठीक ना। ये गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद थी, बताए थे कि एक गवर्नर होता था, उसमें 4 अन्य सदस्य होते थे पहले ही। सदस्य में एक विधिक अधिकारी बनाया गया, नियुक्त, चौथे नंबर पर एक विधि अधिकारी बनाया गया जिसका नाम था लॉर्ड मेकाले, ठीक ना। तो बराबर पूछता, गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में विधि आयोग का गठन कब किया गया, 1833 में, जिसकी अध्यक्षता का भार किसको सौंपा गया था, मेकाले को। विधि आयोग का मतलब होता है कि जैसे बहुत सारे रूल बनाना हो, आज भी देखते होगे IPC है, CPRC है। तो कहा गया कि अब परिषद गठन में एक विधि अधिकारी क्यों नियुक्त किया गया, ताकि भारत के अनुसार हम जब चाहें तब अपना कानून बना सके, धारा बना सके, ताकि भारतीयों को कंट्रोल किया सके। तो यह IPC CRPC आज है, ठीक ना। तो विधि आयोग का गठन कब हुआ था, 1833 में। क्यों हुआ था, ताकि समय समय पर हम भारत के संदर्भ में कुछ नई नई धाराएँ गवर्नर को बनाने का अधिकार मिल सके। इसीलिए गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मेकाले का क्या किया गया, नियुक्ति की गई। जो विधि आयोग, यानी भारत में कानून कैसे बनेगा, ये उसको समय समय पर, जैसे कि मान लो दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना है, शिक्षा को गैर कानूनी घोषित करना है, सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना है, तो इसी कानून के तहत क्या किया जाएगा, उसको गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। जैसे दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित हुआ, दास प्रथा, इसी एक्ट में कहा गया, जैसे विधि आयोग बना तो दास प्रथा को भी ख़त्म करने का प्रयास किया गया, ठीक। अब इसी में आता है एक और चीज़ आता है, ध्यान सुनना, कि गवर्नर की जो धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव था, ठीक ना, इसमें धर्म, लिंग, जाति के आधार पर जो भेदभाव था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। इसका हम लोग रूपरेखा आगे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 में पढ़ते हैं। तो ये देन है 1833 भारत संविधान को क्या दिया कि धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे प्रशासनिक दायरा बढ़ता गया, जैसे जैसे अंग्रेज़ों का भारत में ब्रिटिश प्रांत बनता गया अधिक से अधिक, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज कर्मचारी को यहाँ लाया जा सकता नहीं था, भारतीय को ही इसमें शामिल किया जाना था। इसी के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेज़ों ने चाल चली कि क्यों ना भारतीयों से भी अब काम लिया जाए प्रशासन में। तो तभी लिया सकता जब धर्म, लिंग के आधार पर हम कोई भेदभाव नहीं बरतेंगे। इसीलिए इन्होंने कहा था कि धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ताकि प्रशासन में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। क्योंकि क्षेत्र अब क्या हो रहा था, दिन पर दिन उनका साम्राज्यवादी नीति से क्या हो रहा था, देखा होगा तो लोग, अंग्रेज़ भारत में धीरे धीरे एक प्रांत को हड़प रहे थे, इससे उनके साम्राज्य विस्तार हो रही थी। अब साम्राज्य विस्तार में प्रशासन चलाने के लिए ब्रिटेन से सभी तरह के कर्मचारी, अधिकारी को ला पाना संभव नहीं था, तो भारतीय लोगों को इसमें शामिल करने की बात थी, और उन्हीं भारतीयों को शामिल करने की बात थी। इसीलिए इसमें पहले मनोनीत का प्रयोग हुआ था कि भारतीयों को शामिल किया जाएगा, लेकिन मनोनीत रूप से, इन्हें हम जिसको चाहेंगे उसको रख सकते हैं भारतीयों को। एक कहने को हो जाएगा कि भारतीय लोग भी शामिल हो गए और उसका विरोध भी नहीं होगा, ठीक ना। अब आता सवाल, यही पकड़ लेना है कि धर्म, मूल, लिंग, जाति के आधार पर क्यों किया गया। तो साम्राज्य बढ़ गया, उनका क्षेत्रफल बढ़ गया। अब वहाँ भी प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के लिए ये व्यवहारिक नहीं था कि सारा इंग्लैंड से अधिकारी यहाँ था, इसलिए यहाँ के लोगों को भी नियुक्ति करने पर बल दिया गया। और ये तभी बल दिया था जब यहाँ पर धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव, इसी अच्छा चीज़ को हम लोगों ने, भारत सरकार ने, भारत में देश आज़ाद हुआ तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 पढ़ेगा, उसमें नज़र आएगा। तो 1833 से 15 को मिलाकर पढ़ लेना, ठीक। नेक्स्ट आता है, इतना समझ गया होगा कि कहाँ से आर्टिकल, कहाँ से क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है, इसका मतलब एक्ट आया है। 1833 के बाद अब आता है 1853 का एक्ट है। तो ये भी 1853 का जो एक्ट है वो भी किसी न किसी कारण से होगा, क्यों लाएगा ये भी बात है। तो देखो क्यों लाया गया। इसमें सबसे पहला था कि ब्रिटिश क्राउन पर यह दबाव बन रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाए, और क्यों ना ब्रिटिश क्राउन की सत्ता पूर्णतः लागू कर दी जाए। 1853 में ये रूल बन रहा था। तो क्यों लाया गया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर देने की इसमें क्या थी, बात थी, ठीक ना। और भारतीयों का लगातार विरोध हो रहा था कि चापलूस वो लोग ही नागरिक सेवा में भाग ले रहे हैं, यानी
जनता के नियम जो बना रहे थे, पिछले हम बताए थे क्लास में कि भारतीयों को भागीदारी दी गई, तो कहा गया कि इसमें जो योग्य व्यक्ति हैं वो चुने नहीं जा रहे थे, योग्य व्यक्तियों को बात की गई, जिसको नागरिकता सेवा में ICS जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रहा था कि हम शासन समाप्त कर दें, ब्रिटिश क्राउन चाह रहा था कि हम शासन क्या कर दें, समाप्त कर दें। इसी के लिए एक समिति बनाई गई, ठीक है ना। समिति बनाने की बात हुई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया कि क्यों। समिति का रोल था कि क्या ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर आ सकता है कि नहीं, ठीक है। ये इसमें पढ़ना है तुमको मेन। इसी एक्ट में एक और चीज़ था, भारतीयों को भी शासन से जोड़ने का क्या था, दबाव था। क्यों दबाव था, भारतीय जो थे उनको भी यहाँ की शासन में भागीदारी देने की बात थी। दबाव इसलिए था कि भारत में, अब देख रहा होगा कि भारत में बहुत सारी छोटी छोटी उस समय राजनीतिक संस्थाएं बन गई थी, लैंड एंड सोसाइटी, बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और ये सब मांग कर रहे थे कि भारतीयों को भी यहाँ के कानून बनाने में, जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें भारतीयों को भी भागीदारी होनी चाहिए। इसी दबाव के कारण 1853 एक्ट आया और कहा गया कि जो योग्य व्यक्ति हैं उनको ही इस कार्यकारिणी में हम भाग दे सकते हैं। इसे लोगों में आस जगी कि चलो भारत में क्या होगा, ठीक ना, आस जगा। तभी जाकर के भारत में योग्यता को आधार बनाया गया कि ठीक है, कार्यकारिणी परिषद में हम शामिल करेंगे लेकिन योग्यता होगा। उसके लिए बाकायदे प्रतियोगिता परीक्षा चलेगी, और वो प्रतियोगिता परीक्षा 1854 में मैकाले आयोग के माध्यम से हुआ, जिसका परीक्षा एग्ज़ाम इंग्लैंड में हुआ था। ICS का एग्ज़ाम कहाँ हुआ था, और वहाँ से पास करके आएंगे तो यहाँ की कार्यकारिणी परिषद में लोग क्या करेंगे, भारतीय भाग लेंगे, ठीक ना। बात समझना, ये ध्यान रखना। अगर पूछ सकता है कि अधिकारियों की योग्यता में प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत है कब हुई थी, तो बता देना 1833 में। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका हम पढ़ा चुके हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्षेप से ये प्रावधान लागू नहीं हो सका, और ये प्रावधान 1853 में लागू हुआ। यानी प्रतियोगिता परीक्षा की बात सबसे पहले कब की गई थी, 1833 में। ये प्रावधान कब लागू हो गया, 1853 में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसको घोषणा नहीं किया, इसलिए क्या सोचा कि इसमें भारतीय लोग प्रवेश करेंगे, उनको हम क्यों प्रवेश करने दें, ठीक ना। ये हो गया। इसी में एक और आएगा, ध्यान सुनना सब क्या होगा। सबसे पहला एक और चीज़ थी, 2-3 चीज़ समझ गया होगा इसमें। एक चीज़ और देखो क्या है, एक नया संस्था विधायिका बनी, विधायिका में विधायिका बना। अब तक हम लोग देख रहे थे कार्यपालिका था और न्यायपालिका थी। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका थी, विधायिका नहीं था। लेकिन 1853 के एक्ट से क्या हो गया, एक विधायिका का पद भी आया, विधायिका का पद आया। और इसमें देखो क्या आया, भारतीयों के दबाव से आके भारतीयों को भागीदारी बढ़ाने की बात हुई। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर और जिसका काउंसिल था, पढ़ाए थे 4 गो, गवर्नर और काउंसिल था, वो मेन हो गया, ठीक ना। उसी में एक भारतीयों के लिए एक पद ऐड कर दिया गया, जो इलेक्टेड ना होकर, यानी चुनावित निर्वाचित ना होकर वो मनोनीत होते थे, ठीक ना। यानी कम से कम ये तो काम हुआ ना कि भारतीय लोग भी, एक विधायिका पद आया। विधायिका मतलब जो देश के लिए क्या बनाएगा, कानून बनाएगा। उस बनाने वाले में कौन कौन लोग थे, गवर्नर और उसके कार्यकारिणी के लोग बनाएंगे, और साथ साथ कौन बनाएगा, जो भारतीय लोग इसमें शामिल होंगे। भारतीय लोग कैसे शामिल होंगे, तो भारतीयों को प्रतिनिधि देने की बात कब हो गई, जहाँ पर कानून बनता था 1853 के एक्ट के तहत है। इसमें क्या हुआ, इलेक्टेड ना होकर क्या होगा, मनोनीत। यानी अभी भी हम अपने अनुसार उसमें चुनकर नहीं जा सकते थे, यानी जो अंग्रेज़ों के चापलूस थे वही लोग उसमें चुनकर, तो उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि भारतीयों के अनुसार क्या बनेगा, कानून बनेगा। इसीलिए इलेक्टेड अभी नहीं हुआ। यानी भारतीय लोग पहली बार विधायिका में क्या हुए हैं, मनोनीत हुए हैं, इलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड बाद होंगे। इलेक्टेड में भी 2 होगा, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष होगा। तो पहले अप्रत्यक्ष इलेक्टेड होंगे, फिर बाद में प्रत्यक्ष होगा, ठीक। ये सब जान लेना पूरा टोटल। तो ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है 1858 का एक्ट। तो फिर रूल है कि ये एक्ट क्यों आया और कैसे आया, ये लाने के पीछे क्या मकसद था। तो देखो हुआ क्या, 1853 का जो एक्ट था ये पूर्ण लागू हो ही नहीं पाया। क्यों लागू पाया पूर्णतः,
तो 1857 का विद्रोह हो गया। 1857 के विद्रोह होने से क्या हुआ कि ये जो 1853 का एक्ट था वो लागू नहीं हो पाया, पूर्णतया लागू नहीं हो पाया। इसके विभिन्न प्रावधान थे वो लागू नहीं हो पाए, तभी 1857 का विद्रोह हो गया। और जब 1857 का जब विद्रोह हुआ तो अंग्रेजी सरकार देखा गया कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी नुकसान हुआ और ब्रिटिश संसद से पैसा मांगी। तो उसके एवज में कहा गया क्यों ना अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन लाया जाए। एक ये प्रधान था इसमें, ठीक ना, 1857 के बाद। और कहा गया कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदला जाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी प्रशासनिक व्यवस्था, उस नीति को पूरा बदल दिया जाए। और उसी को नीति को बदलने के लिए आया था 1800 यानी ब्रिटिश। देखो, जब तुम्हारा मान लो कोई मान लो खाना बनाने वाला रसोईया है, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति कई दिनों से चला रहा तो उसको अपने अनुसार चलाएगा खाना बनाने का। जब बी व्यक्ति को अधिकार मिलेगा तो क्या करेगा, पैटर्न बदलेगा। ठीक उसी तरह से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई, ब्रिटिश क्राउन है, तो उसने कहा कि अपने अनुसार अब प्रशासनिक बदलाव किया जाए। यानी प्रशासन में व्यापक स्तर पर क्या लाने का प्रयास हुआ, बदलाव लाने का प्रयास हुआ, ठीक ना। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या लाया गया, 1858 का एक्ट लाया गया। तो पहला देखो क्या परिवर्तन किया गया, उसको देखो। भारत का जो प्रशासन था, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चलता था, बताए थे कि 1857 तक भारत का शासन कौन चलाया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पूरी तरह से किसके हाथ में आ गया, ब्रिटिश क्राउन। किसकी सत्ता चले गई। जब सत्ता चले गई तो इसमें एक और बात क्या आएगा, जो गवर्नर जनरल जो अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आते थे, अब उनका नाम क्या आ गया, बदला, वायसराय हो गया। तो पहला क्या था, पूछ देगा, पहला भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। तो बताओ, एक पद में भी क्या आया, प्रतिनिधि जो था उस प्रतिनिधि में भी परिवर्तन आया। तो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि का नाम अब क्या हो गया, ताकि पता चले कि भारत में सत्ता किसके हाथ में आ गई है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई है। ठीक है, तो यही समझना है कि पहला परिवर्तन क्या क्या गया, प्रशासन किसके हाथ में आ गया, क्राउन के हाथ में। और जब क्राउन के हाथ में आया तब क्राउन अपना प्रतिनिधि क्या करेगा, बदलेगा। अब उस गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, वायसराय। तो पहला वायसराय कौन बना था, कैनिंग, और इसका अंतिम कौन था, कैनिंग। ये हो गया तुम्हारा। अब आता है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, जो BBI है। अब आता है देखो, इंग्लैंड में भारत सचिव पद आया। कौन पद आया, इंग्लैंड में, यानी बताया था ना, प्रशासन में पूरा बदलाव किया गया। जहाँ जहाँ लगता था ब्रिटिश क्राउन को कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ प्रशासनिक ढांचे में गलत किया, उसको हटा दिया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया, दोनों का अधिकार को ख़त्म करके उसकी जगह पर सचिव पद आया, भारत सचिव। ठीक ना, क्या है पद, भारत सचिव। और इसमें 15 गो सदस्य जोड़े गए जिसको भारत सचिव को सपोर्ट करते थे। ठीक ना, इस 15 सब सदस्य में से वही सदस्य होते थे, समझे ना, 15 सदस्य थे। ठीक, इस 15 सदस्य में से वही सदस्य होते थे जिनको भारत में 10 साल का अनुभव था। भारत में क्या था, 10 साल का अनुभव था। ठीक ना, यही लोग मिलकर अब कोई भी निर्णय लेते थे, भारत सचिव। यानी अब भारत का निर्णय कौन लेगा, भारत के लिए रूल कौन बनाएगा, भारत के लिए क्या होना चाहिए कौन बताएगा नीति, भारत सचिव। पहले कौन बताते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाते थे। अब कौन बनाएगा, भारत सचिव। यानी भारत सचिव पद कब आया, 1858 में, किसके आने के बाद, ब्रिटिश क्राउन के आने के बाद। वायसराय पद कब आया, तो 2 पद रखना याद है, ब्रिटिश भारत सचिव और एक वायसराय। कब आया, तो 1858 में। यानी प्रशासनिक संरचना को पूरा क्या कर दिया गया, बदलकर अपने अनुकूल ब्रिटिश क्राउन ने कर दिया। ठीक ना, तो यही पकड़ना इसमें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कैसे आया, क्या आया, तो पूछ सकता है क्या परिवर्तन लाया गया, तो सत्ता परिवर्तन हुआ पहली बार। दूसरा, जो उनके प्रतिनिधि थे उनका नाम बदल गया। जो इंग्लैंड में जो बनाते थे और जो यहाँ के नीतियाँ बनाते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उनको क्या कर दिया गया, समाप्त कर देगा। उनकी जगह पर क्या आ गया, भारत सचिव आ गया, जिसमें कुछ परिषद बनाया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। ठीक है ना, 15। इसमें सभी वर्ग से वो आते थे, सभी वर्ग के लोग, और 10 साल तक जिसका अनुभव था वही इसमें शामिल होते थे। ठीक है ना, ये इसका मेन
थीम था 1853 का, 1858 का। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे इस जगह से कि यहाँ से अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह पर ब्रिटिश क्राउन के अधीन अब जो विधेयक आ रहा है, का एक्ट आ रहा है, जिसको हम लोग अब बोलेंगे चार्टर्ड। तो अंतिम उनका कौन था? रिलेटिंग एक्ट है, 1853 था। यहाँ से क्या शुरू होगा? यहाँ से क्या होगा? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम यहाँ शुरू हो जाएगा 1858। तो भारत शासन अधिनियम पहला कौन था? 1858। बताओ रेगुलेटिंग एक्ट अंतिम कौन था? 1853। कभी कभी चार्टर भी कह देता लो, लेकिन चार्टर बताए थे मेन दो ही है, 1600 और 1726 है। अब नेक्स्ट है 1861 में। सवाल उठता है कि 1861 भी आया होगा, तो बताया है कि 1861 भी किसी न किसी कारण से आया होगा। 1861 भी क्या है? किसी न किसी कारण से आएगा। तो देखो सबसे पहला बताए थे कि 1853 था वो क्या हुआ? समाप्त। 1853 को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका था क्योंकि 1857 का विद्रोह हो गया था, एक ही इस कारण से। और दूसरा 1858 के बहुत सारे अधिकार थे जो अभी तक पूर्णतः लागू नहीं हो पाए थे, ठीक ना। तो इन्हीं सारे दोनों को 1853 के नियम को और 1858 के बातों को पूर्णतः लागू करने के लिए क्या आया? 1861 का क्या आया? अधिनियम आया, ठीक ना। अब इस अधिनियम का विशेषता देखो सबसे पहले क्या है, ध्यान सुनना। पहली बार इसमें क्या हुआ? जो वायसराय था उस वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। यानी जब संसद नहीं चलेगा, यानी जब गवर्नर की कार्यकारिणी सदस्य जो थे बताए थे 15 गो, इनका जब बैठक नहीं होगी तो वायसराय क्या होगा? आज भी है आर्टिकल देखता होगा, राष्ट्रपति को 1, 2, 3 के तहत आदेश जारी करने का 6 महीना तक आदेश क्या होता है? अध्यादेश ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब सत्र नहीं चल रहा हो संसद का और कानून बनाना क्या हो? आवश्यक हो, तो उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है? आदेश ला सकता है। उसी तरह से वायसराय को आदेश लाने की भी शक्ति हो गई। यानी वायसराय का अधिकार में क्या आ गया? वृद्धि आ गया कि संसद का सदस्य संसद नहीं चल रहा हो तो वायसराय अध्यादेश लाकर भी क्या कर सकता है? कोई कानून बना सकता है। तो भी है वायसराय को आदेश लाने का शक्ति कब मिला? 1861 में। यानी बिना संसद बुलाए कानून बनने का अधिकार कब मिला वायसराय को? घुमा देगा तो बोलना 1861 में। यानी वायसराय के पावर में क्या हो गई? तुम पढ़ोगे राष्ट्रपति तो दिखाता अभी भी, राष्ट्रपति जब पढ़ेगा ना टॉपिक है तो उसमें अभी भी कहता है कि राष्ट्रपति पूछता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति का सबसे बड़ा विधायी पावर कौन है? तो राष्ट्रपति का सबसे बड़ा विधायी पावर कौन हुआ? उसका अध्यादेश हुआ कि बिना संसद बुलाए कानून बनाने का सब क्या रखता है? सामना करना रखता है, ठीक ना। और ये सबसे लंबे समय तक चला था, 32 साल तक लगभग चला था, लगभग 31 साल तक ये एक्ट चला था। तो सबसे लंबे समय तक कौन चला? ये 1784 क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट सबसे कम समय तक चला, ठीक ना। अब आता है नेक्स्ट, इसी में देखो पहली बार भारतीयों को भी विधायी कार्य करने में क्या मिला? शक्ति मिला। मतलब जब विधानमंडल का विधायिका का जब निर्माण हुआ 1853 देखा होगा, देखो 1853 में ये जब विधायिका का क्या हुआ? निर्माण हुआ 15 सदस्यीय वाला, तो इसमें क्या हुआ? भारतीयों को पहली बार भारतीय विधायी कार्य यानी संसद में गए। अब क्या करेंगे? आप जो वहाँ पर विधायी से संबंधित यानी विधान से संबंधित जो भी काम होगा उसमें आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सा अधिकार नहीं मिलेगा उनको बहस करने का, उन पर मतदान करने का। खाली शामिल हो सकते हैं। पहले क्या था कि शामिल भी नहीं हो सकते थे, अब क्या होगा? शामिल हो सकते हैं लेकिन बहस करने का, मतदान करने का, पूरक प्रश्न पूछने का अभी भी उनको अधिकार। यानी अभी भी इसमें परिणाम पड़ेगा ना, मेन समझना तो पूछ देना कि अभी भी इसमें नकारात्मक पहलू देखते हैं कुछ, लेकिन सकारात्मक क्या है कि कम से कम शामिल तो होने का मौका मिला। नकारात्मक क्या है कि अभी भी बहस करने का, मत देने का अधिकार नहीं मिला है, ठीक। नेक्स्ट होता है देखा इसी में वायसराय को एक और काम किया गया, केनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली शुरू की गई। केनिंग्स देखा कि हमारा जब दायरा, हमारे काम करने का दायरा जब बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम एक मंत्रिमंडल बना दें, जो आज भी है मंत्रिपरिषद सुना होगा 75 में है, देखता होगा प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को, वित्त मंत्री को, रेल मंत्री को अलग अलग विभाग देते हैं ताकि कार्यों को अच्छे ढंग से चलाया सके। तो केनिंग भी देखा कि क्यों ना अच्छे ढंग से सभी कार्यों को चलाया जाए,
रक्षा का, रेल का, वित्त का, राजस्व का, क्यों ना इसके लिए अलग अलग विभाग पोर्टफोलियो बना दी जाए। तो ये अलग अलग पोर्टफोलियो का क्या किया, विभाग निर्माण किया। कौन? लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो का अलग विभाग से क्या होगा कि अलग अलग मंत्री नियुक्त होंगे और एक मंत्रिमंडल का क्या होगा, निर्माण होगा, जो आज भी है। समझा? तो सदस्यों को अलग अलग कर दिया गया और कहा ताकि अलग अलग जब विभाग हो जाएंगे तो अलग अलग कार्य करने में आसानी होगी और बेहतरीन तरीके से हम काम कर पाएंगे। ठीक, ये 3 हो गया। नेक्स्ट एक और क्या इसमें परिवर्तन देखा गया, ध्यान सुनना। फिर से प्रांत में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। कैसे? देखो, बताए थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता के प्रेसिडेंसी को मद्रास और मुंबई के गवर्नर पर क्या मिल गया, अधिकार मिल गया था। यानी दोनों इसी के नीति के अनुसार चलते थे। लेकिन सन 1861 में क्या हुआ, यह पुनः अधिकार इनसे छीन लिया गया और अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के मद्रास भी और मद्रास भी और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर भी अपनी नीति खुद बना सकता था। यानी विकेंद्रीकरण की ओर फिर से क्या हो गया, शुरुआत हो गई। ठीक, नेक्स्ट चलो देखो 1892 का एक्ट में क्या हुआ था। 1892 का एक्ट में क्या हुआ था उसको देखो। 1892 का एक्ट में क्या रूल बना था। सबसे पहले अब देखो ये 1892 का एक्ट क्यों आया, इसको देखो। 1892 का एक्ट आने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इस समय तक आते थे, देखा होगा 1885 में आईएनसी की स्थापना हुई थी। अब राष्ट्रीय आंदोलन लगभग 6-7 साल क्या हो गया था, आगे बढ़ गया था। 7 साल आगे बढ़ गया था राष्ट्रीय आंदोलन। इस समय राष्ट्रीय आंदोलन में वृद्धि देखी आई। वृद्धि मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का बढ़ता दबाव अंग्रेजों पर पड़ा कि राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी मांगें पूरी की जाती थी। कांग्रेस जो था इस समय उदारवादी सोच वाला था। तो पढ़ा होगा कि आरंभ में 1885 से 1905 तक कांग्रेस को कौन चलाए थे, उदारवादी सोच वाले। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब थे। ठीक ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ये फिरोज मेहता, ये सब थे लोग। तो ये उदारवादी सोच रखते थे। उदारवादी सोच का मतलब था कि ये लोग चाहते थे कि भारत में सुधार हो। अंग्रेज हमारी नीतियों में क्या अपनी नीतियों में लाए, सुधार लाए और भारतीयों को भी मौका दे। तो अंग्रेज चाहते थे कि क्यों न हम एक कानून ला करके कांग्रेस को कमज़ोर करें, यानी उदारवादी सोच को क्या करें, आगे बढ़ाएं, ताकि कांग्रेस क्या होगा, कमज़ोर। और तीसरा था कि भारतीयों की सदस्यता बढ़ाई जाए कार्यकारिणी में। इसी 3 परिप्रेक्ष्य से 1892 का एक्ट आया। अब इसमें दूसरा नियम है, प्रावधान बताए थे और महत्व जो था मेंस के अनुसार पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदा करेगा मिला करके। अभी पीटी है, इसको बता देते हैं। ठीक ना, इसको बोले थे हम मैसेज में कि बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं बहुत, तो बोर्ड पर नजर आना दिखाएंगे जब क्लास चलेगा। तो बजट पर चर्चा का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। देखो अभी बताए थे कि भारतीय सदस्यों का अधिकार क्यों मिला। पहले क्या थे कि विधायिका में सिर्फ शामिल हो सकते थे, उनको बजट पर अधिकार नहीं मिला। अब क्या हो गया, बजट पर वो चर्चा भी कर सकते थे, लेकिन अभी भी अधिकार से वंचित हैं, यानी मतदान देने का उनका अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सार्वजनिक हित के मामले में पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे, बजट पर नहीं, सार्वजनिक हित है जो जनता के हित जुड़ा हुआ है। बजट का मतलब होता है किसी विषय पर, कोई टॉपिक पर मान लो बहस हो रहा है, जैसे नाला क्यों नहीं बना, नाला बनने में कितना पैसा लगेगा, उससे जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न को हम क्या बोलते हैं, पूरक प्रश्न। यानी किसी विषय वस्तु से जुड़े विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, पूरक प्रश्न कहलाते हैं। जैसे कि नाला क्यों नहीं बना, नाला में कितना खर्च आएगा, नाला कहाँ से कहाँ तक बनेगा, ये सब। ठीक, बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया भारतीयों को। परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। पहले क्या था बताए थे कि गवर्नर उसको मनोनीत करता था, अब क्या होगा, निर्वाचन होगा। इनका ऐसा प्रत्यक्ष के अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता चुनकर भेजेगी और जनता चुनकर जिसको भेजेगी वही लोग अपने में से क्या करेंगे, गवर्नर की कार्यकारिणी में रखेंगे। यानी गवर्नर की जो कार्यकारिणी होगी वो उनमें वही लोग जाएंगे जिनको सदस्य चुने गए अपने में से चुनकर भेजेंगे। तो यहाँ भी वही लोग जाते थे जिनका वर्चस्व ज़्यादा था। आम लोग अभी पहुँच नहीं पाए। तो पहला क्या होगा, बजट पर चर्चा करने का क्या मिल गया, अधिकार। ये अधिकार इसलिए मिला कि इसकी मांग उठ रही थी। ठीक है, सार्वजनिक हित के महत्व पर प्रश्न पूछने का क्या मिल गया, पूरक प्रश्न। उससे जुड़े अन्य प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।
संसद में विधायिका में जो निर्वाचन जो था पहले मनोनीत था, अब क्या हो गया, निर्वाचन का अधिकार मिला, यानी अब चुना करके आप जा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा वीडियो हमारा है। इसके बाद तीसरा बनाएंगे हम 1909, 1919, 1935। ठीक।